गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया सीरीज़ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सी लैंग्वेज, जो आपके सभी विद्यार्थियों के द्वितीय वर्ष में एक विषय चलता है, सी प्रोग्रामिंग भाषा। उसके अंदर एक नए चैप्टर की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। सो ये जो चैप्टर है इसका नाम है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी। देखिए, आप जो है आज तक इनपुट और आउटपुट के लिए सिर्फ दो ही चीज़ों को जानते हैं। इनपुट लेना है तो स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करो, और आउटपुट प्रदर्शित करना है तो प्रिंटएफ फंक्शन का यूज़ करो। किंतु इसके अलावा भी सी भाषा में इनपुट आउटपुट लेने के लिए हमारे पास दूसरे फंक्शंस मौजूद हैं, जिनको कहते हैं कंसोल आईओ, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस सी भाषा में। तो EL 210 विषय कोड, EE 208 विषय कोड और द्वितीय वर्ष में अन्य जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके भी सी भाषा में ये एक इम्पॉर्टेंट और अलग से एक चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है परंतु इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे, कंसोल आईओ फंक्शंस। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में कंप्यूटर विभाग में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और सीखते हैं कि ये बेसिकली कंसोल आईओ फंक्शंस। So where we say input, it means to feed some data into program. जब भी हम कहते हैं इनपुट, इनपुट का मतलब है कुछ डेटा आपके प्रोग्राम को देना है। As input can be given in form of file or form of command line. ठीक है, इसका अर्थ है कि हम इनपुट जो देते हैं वो या तो कोई डेटा भी हो सकता है, कोई फाइल भी हो सकता है, कमांड लाइन से हम ये इनपुट देते हैं। C programming provides a set of built-in functions to read the given input and feed it to the program as per requirement. C भाषा में हमारे पास इनपुट लेने के लिए कई तरह के फंक्शंस मौजूद हैं, जो कि दिया गया डेटा रीड करते हैं और प्रोग्राम को उसको प्रोवाइड करते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। When we say output, जब हम कहते हैं आउटपुट, it means to display some data on screen, printer or in any file. जब भी हम बात करते हैं आउटपुट तो इसका अर्थ होता है कुछ डेटा या तो मॉनिटर पर यानी स्क्रीन पर दीजिए, या प्रिंटर के थ्रू उसको प्रिंट निकालिए, या फिर किसी फाइल में उस आउटपुट को सेव कीजिए। सी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। जिस प्रकार से हमारे पास लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए फंक्शंस मौजूद है, उसकी प्रकार आउटपुट देने के लिए भी सी में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं। स्क्रीन एज वेल एज टू सेव इट इनटू द टेक्स्ट और बाइनरी फाइल, मतलब अलग अलग फंक्शंस हैं। कोई फंक्शन स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास मौजूद है, तो कोई फंक्शन फाइल में आउटपुट देने के लिए, टेक्स्ट के रूप में आउटपुट देने के लिए मौजूद है। कुल मिलाकर सी की जो स्टैंडर्ड फाइल्स हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो यहाँ पढ़ रहे हैं हम द स्टैंडर्ड फाइल्स। C programming treats all devices as files. C programming में सभी devices को फाइल माना गया है। So devices such as display are addressed in the same way as files, and the following 3 files are automatically opened when program executes to provide access to the keyboard and screen. C भाषा में बेसिकली हर डिवाइस को भी फाइल माना गया है, और जैसे ही कोई प्रोग्राम हम चलाते हैं तो उस अवस्था में 3 फाइलें जो हैं अपने आप जो है ओपन हो जाती हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करती हैं। जब भी कीबोर्ड से या कीबोर्ड पर प्रदर्शित करना हो, या कीबोर्ड से डेटा लेना हो, या स्क्रीन पर प्रदर्शित करना हो। ये 3 फाइलों के नाम है स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर। और इनका जो फाइल पॉइंटर का नाम है, जो इनको पॉइंट करता है, उसका नाम है stdin, stdout और stderr। और जो डिवाइस से संबंधित है, जैसे इनपुट तो ये संबंधित होगा कीबोर्ड से, आउटपुट तो ये संबंधित होगा स्क्रीन से, और एरर, एरर तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। So the file pointers are the means to access the file from reading and writing purpose. ये जो फाइल पॉइंटर्स हैं ये बेसिकली रीड या राइट करने का काम करते हैं। This section explains how to read values from the screen and how to print the result on the screen. ये बेसिकली आपका जो अगला सेक्शन है वो बताएगा कि किस प्रकार फाइल से रीड किया जाता है और किस प्रकार से स्क्रीन पर
प्रदर्शित किया जाता है कोई। तो यहाँ ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि किस प्रकार सी भाषा में जो कंसोल इनपुट आउटपुट यानी stdio.h जो आप लिखते हैं, तो ये हेडर फाइल जो आपकी होती है हैश इंक्लूड stdio.h, ये किस प्रकार से 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक स्टैंडर्ड इनपुट यानी stdin जो कीबोर्ड से संबंधित है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट जो std आउट के नाम से जाना जाता है और ये आपकी स्क्रीन से संबंधित है, आउटपुट से संबंधित है, और स्टैंडर्ड एरर जो stderr के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम जो हमारी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h वो किस प्रकार कार्य करती है। उसके भी 3 हिस्से होते हैं, std in, std out और stderr यानी स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से इनपुट और आउटपुट के कैरेक्टर फंक्शंस होते हैं। द कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस रीड वन कैरेक्टर एट अ टाइम फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, आप बेसिकली हम जो फंक्शंस के बारे में आज पढ़ेंगे, जितने भी फंक्शंस इस चैप्टर में हैं, उन वो सभी फंक्शन जो हैं कोई ना कोई कैरेक्टर रीड करने या कोई ना कोई कैरेक्टर को आउटपुट देने का काम करेंगे, पर एक कैरेक्टर एक टाइम पर या एक शब्द एक टाइम पर। सो द कैरेक्टर्स इनपुट फंक्शंस, जो कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है, ये एक कैरेक्टर रीड करते हैं एट अ टाइम फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम। ईच ऑफ दीज फंक्शंस रिटर्न्स द नेक्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रीम और EOF, EOF का मतलब है एंड ऑफ फाइल, व्हेन एंड ऑफ फाइल और एन एरर हैज ऑकर्ड। सो हर फंक्शन जो है नेक्स्ट कैरेक्टर तभी रिटर्न करेगा जब आपके स्ट्रीम में वो कैरेक्टर आएगा या एंड ऑफ फाइल आएगा। EOF is symbolic constant defined in stdio.h as 1। तो EOF का मतलब क्या है? EOF की वैल्यू 1 रखी गई है stdio.h में, यानी कि 1 मिलते ही आपको एंड ऑफ फाइल मान लेना है। कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस डिफर इन टर्म्स ऑफ बफरिंग एंड इकोइंग। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अंतर है, हम जो अब फंक्शन पढ़ेंगे आगे वो कई फंक्शंस हैं, परंतु उन सभी फंक्शंस में जो मुख्य अंतर है वो 2 चीज़ों का है। पहली कहलाती है बफरिंग और दूसरी कहलाती है इकोइंग। तो जान लेते हैं कि बफरिंग और इकोइंग क्या होता है। सम कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस आर बफर्ड। बफर का अर्थ होता है कि कोई टेम्पररी मेमोरी। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड्स all the characters in temporary storage space until you press enter। फिर से समझ लेते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस हैं जो बफरिंग वाले मोड में रहते हैं, यानी कि बफरिंग का कॉन्सेप्ट उनके अंदर होता है, और ऐसी अवस्था में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैरेक्टर्स को एक टेम्पररी स्टोरेज में बफर करता है जब तक कि हम एंटर की प्रेस नहीं कर देते। एंड देन द सिस्टम सेंड्स द कैरेक्टर टू द stdin स्ट्रीम, और हम एंटर प्रेस करने के बाद ये जो हमारा सिस्टम है वो इन कैरेक्टर को, इस बफर को stdin पे स्ट्रीम पर भेज देगा। Others are unbuffered, meaning that each character is sent to stdin as soon as the key is pressed। तो आप कोई भी की प्रेस करेंगे, हमारे जो बफर्ड कैरेक्टर्स थे वो stdin स्ट्रीम पर चले जाएंगे। Some input functions automatically echo each character। अब ये इको क्या है? इको का अर्थ है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो स्क्रीन पर प्रदर्शित होना। आप देखते हैं कि ब्लिंक होता है कोई कैरेक्टर, पहले आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, तो इसको कहते हैं इको। सो सम ऑटोमेटिकली इको ईच कैरेक्टर टू std out as it is received। तो इस stdin से तो हमें मिला, और std out यानी std out पर हमें इसको भेजना है। ठीक है, अदर्स डोंट इको, i.e. द कैरेक्टर इज सेंट टू stdin एंड नॉट std out। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो stdin से हमें कैरेक्टर प्राप्त करेंगे, लेकिन std out यानी std out पर उसको भेजेंगे नहीं। रिमेंबर दैट std out इज असाइंड टू द स्क्रीन। तो ये बेसिकली स्क्रीन को असाइन किया गया फंक्शन है std out। तो शॉर्टकट में समझ लीजिए कि जो भी हम फंक्शंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे उन सभी फंक्शंस का काम एक ही है कि वो एक कैरेक्टर रीड करते हैं और एक कैरेक्टर को राइट करते हैं, परंतु उनके नाम अलग अलग हैं, और वो नाम अलग हैं इस वजह से उनके अंदर 2 चीज़ों का अंतर है, बफरिंग और इकोइंग। बफरिंग का अर्थ है
कि ऐसे फंक्शंस में जो भी इनपुट आता है वो पहले किसी टेम्पररी स्टोरेज में स्टोर होता है, बफर होता है, फिर आगे जाता है। और इकोइंग का मतलब है कि ऐसे जो फंक्शंस हैं वो एक एक कैरेक्टर को इको करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं हमारे मॉनिटर के ऊपर। तो ये बेसिकली आपका कुछ फंक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज। अब देखते हैं कि सी भाषा में जो फंक्शंस हैं वो दो श्रेणियों में बांटे गए हैं। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो हैं वो दो प्रकार की श्रेणियों में बांटे गए हैं। एक श्रेणी कहलाती है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस और दूसरी कहलाती है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब फॉर्मेटेड का मतलब है जिनकी फॉर्मेटिंग पहले से सेट है, और ऐसे फंक्शंस क्या हैं जो आज तक आप यूज़ करते आए हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ। और अनफॉर्मेटेड का मतलब है जिनकी फॉर्मेटिंग अभी सेट नहीं है। ऐसे फंक्शंस बेसिकली एक कैरेक्टर रीड करने का काम करते हैं या फिर पूरी स्ट्रिंग रीड करने का काम है। तो दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को, फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस और अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस। फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस में बेसिकली आते हैं स्कैनफ और प्रिंटफ। इनपुट लेना हो तो स्कैनफ, आउटपुट देना हो तो प्रिंटफ, चाहे वो फिर वो कैरेक्टर के लिए हो, इंटीजर के लिए हो, फ्लोट के लिए हो या स्ट्रिंग के लिए हो। इन सभी में स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शंस ही काम आते हैं। जबकि दूसरी ओर अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर आपके बेसिकली अगर कैरेक्टर रीड करना हो तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या हैं? गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर, पुट सी एच ए आर। यानी कि देखिए कितने सारे फंक्शंस हैं। गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर, पुट सी एच, पुट कैर। इसी प्रकार इंटीजर फ्लोट के लिए हमारे पास कोई अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन नहीं है, उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पर ही फॉर्मेटेड ही यूज़ करेंगे, प्रिंटफ स्कैनफ ही यूज़ करेंगे। इसी प्रकार अगर स्ट्रिंग लेनी हो तो हमारे पास फंक्शंस हैं गेट एस और पुट एस। गेट एस स्ट्रिंग लेने के लिए, पुट एस स्ट्रिंग वापस देने के लिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि स्ट्रिंग जो रीड करनी हो तो स्कैनफ यूज कर सकते हैं और राइट करनी हो तो प्रिंटफ यूज कर सकते हैं, पर दूसरी ओर यहाँ बता रहे हैं कि स्ट्रिंग रीड करनी हो तो गेट एस यूज कर सकते हैं और अगर आउटपुट देना हो तो पुट एस यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, चाहे तो आप स्कैनफ के द्वारा रीड कर सकते हैं और चाहे तो गेट एस के द्वारा रीड कर सकते हैं, परंतु इनमें थोड़ा सा अंतर है जो हम एक छोटे से कोड के द्वारा आगे समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या फंक्शन है, क्या अंतर है। तो यहाँ लिखा हुआ है स्कैनिंग विथ स्कैनफ और यहाँ लिखा हुआ है स्कैनिंग स्ट्रिंग विथ गेट एस। यहाँ दो कोड लिखे हुए छोटे से, सभी दोनों में मेन फंक्शन है, दोनों में एक कैरेक्टर एरे। अभी एरे क्या होता है ये हम बाद में सीखेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर एक ए नाम का 20 अक्षरों का एक एरे है, यानी कि 20 अक्षर ए में आ सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ भी यही लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है प्रिंटफ एंटर स्ट्रिंग, यहाँ भी लिखा हुआ है प्रिंटफ एंटर स्ट्रिंग। अंतर यहाँ क्या है, स्कैनफ के द्वारा यूज़ किया गया है, स्कैनफ %s और ए में डलवाया गया है। और यहाँ लिखा हुआ है गेट एस ए। अब देखिए जब हम देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आता है, यहाँ भी लिखा हुआ है प्रिंटफ आउटपुट इज इक्वल टू %s और यहाँ भी लिखा हुआ है प्रिंटफ आउटपुट इज इक्वल टू %s ए। तो कुल मिलाकर दोनों प्रोग्राम्स में मात्र एक लाइन का अंतर है। वो अंतर है यहाँ स्कैनफ का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर गेट एस का इस्तेमाल हुआ है। अब देखते हैं कि इसका जो आउटपुट आता है वो क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट में दिया जैक एंड जिल, तो स्कैनफ इसको कैसे ट्रीट करेगा? स्कैनफ हर शब्द को अलग अलग स्ट्रिंग मानेगा। तो अंतर समझ में आया कि स्कैनफ क्या करेगा, सिर्फ पहला अक्षर पढ़ने के बाद वो समझ जाएगा कि हाँ भैया यही एक स्ट्रिंग है और यही आउटपुट में छाप देगा। जबकि गेट एस ये तब तक आपके कैरेक्टर्स को रीड करेगा जब तक इसको एंटर की नहीं मिल जाती या फिर एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाती। तो ये पूरा का पूरा जैक एंड जिल इस प्रकार से आपके सामने प्रदर्शित करेगा। तो ये बहुत बड़ा और मुख्य अंतर है हमारे स्कैनफ और गेटएस के अंदर। तो कुल मिलाकर जब भी इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर की बात छोड़िए, इंटीजर या फ्लोट जब भी आपको कीबोर्ड से रीड करना है या मॉनिटर पर आउटपुट देना है तो हम प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करते हैं। जब भी आपको कोई स्ट्रिंग का काम लेना हो तो आप गेटएस और पुटएस का यूज करेंगे। अब जब भी बात आती है कैरेक्टर रीड करना हो तो आप प्रिंटफ स्कैनफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आप चाहें तो हमारा जो फंक्शंस हम अगली बार पढ़ेंगे हमारे दूसरे लेक्चर में, गेट सी एच ई, पुट सी एच ई, इन सभी को आप अगले लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही।